हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मेरा नाम है मैंक और आज हम लोग पढ़ने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो चलिए क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को समझना पड़ेगा इसका थीम को। अगर हम लोग इसके थीम को समझ जाएंगे तो चैप्टर इजीली कवर अप हो जाएगा। तो क्या है इसका थीम, चलिए देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा थीम है इसका। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए आप सिर्फ वेसल को ही इमेजिन करोगे। वेसल मतलब बड़ी शिप जो होती है, बस उसी को इमेजिन करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट उसी से होता है। तो आप जब उसको इमेजिन करोगे तो इस थीम को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो शिप होती है, जो बड़ी शिप होती है, वो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, वो सबसे पहले एक अप्रूव पोर्ट पे आएगी। ठीक है, पोर्ट पे आ गई। पोर्ट पे आने के बाद जो शिप का पर्सन इंचार्ज होता है वो क्या करेगा, वो आपका एक कागज़ जमा करेगा। ठीक है, कागज़ जमा करेगा कस्टम अथॉरिटी के पास। कस्टम अथॉरिटी उस कागज़ को चेक करेगी। चेक करने के बाद वो क्या करेगी, चेक करने के बाद वो उसको परमिशन देगी कि ठीक है चलो तुम आ जाओ, तुम अपने गुड्स को अनलोड कर दो। जब गुड्स अनलोड हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास पड़ा रहेगा। पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी क्या होती है, अरे जो पोर्ट होती है ना, वो प्राइवेट होती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की नहीं होती है। कस्टम का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कस्टम ने सिर्फ उसको अप्रूवल दे रखा है कि तुम एज अ पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी काम करो। तो पोर्ट क्या करती है, अपने यहाँ पे रखती है थोड़ी देर गुड्स को। तो जब तक गुड्स पोर्ट ट्रस्ट में रहता है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास रहता है, तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीए की ही रहती है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी की ही रहती है। और अगर उस समय गुड्स को कुछ हो जाता है ना, तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं। तो मैंने क्या बोला, जहाज़ आया तो पर्सन इंचार्ज ने कागज़ जमा किया। कागज़ जमा करने के बाद कागज़ को चेक किया कस्टम अथॉरिटी ने और परमिशन दिया कि गुड लोड कर दो। तो जब गुड्स लोड हो जाता है पोर्ट में, तो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास वो गुड्स रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब गुड्स लोड हो गया, अब क्या हुआ, इंपोर्टर दौड़ के आएगा। इंपोर्टर एक कागज़ जमा करेगा, वो कागज़ को कस्टम अथॉरिटी चेक करेगी और फिर वो परमिशन देगी कि ये लो गुड्स को ले जाओ अपने साथ। क्लियर। तो क्या थीम था, शिप आया, शिप आने के बाद एक कागज़ जमा करेगा पर्सन इंचार्ज, और उसके बाद कस्टम अथॉरिटी उस कागज़ को चेक करेगी। चेक करने के बाद वो बोलेगी कि ठीक है तुम गुड्स को अनलोड कर दो। गुड्स अनलोड होने के बाद पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास थोड़ा देर पड़ा रहेगा और उसके बाद इंपोर्टर दौड़ के आएगा। इंपोर्टर एक कागज़ जमा करेगा, कस्टम अथॉरिटी उस कागज़ को चेक करेगी और चेक करने के बाद वो बोलेगी ठीक है गुड्स को घर ले जाओ। तो यहाँ पे अपना इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म हो गया। तो इंपोर्ट प्रोसीजर का यही मेन कंसेप्ट है। आइए इसको इन डेप्थ एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए, सेक्शन 29, सेक्शन नंबर लर्न करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे होगा मैं बता दूंगा। देखो सिंपल सी बात बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि जब भी एयरक्राफ्ट या शिप जब भी आएगी तो सबसे पहले अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन पे आएगी और कहीं नहीं आएगी। यानी कस्टम अथॉरिटी ने जिस भी स्टेशन को अप्रूव करके रखा है कि यहाँ गुड्स लोड हो सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, तो उसी जगह पे आएगी, उसी जगह पे लैंड करेगी और कहीं लैंड नहीं कर सकती है। पर एक एक्सेप्शन है, हो सकता है मौसम खराब हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी कंडीशन हो जो कि जेन्युइन हो और अनअवॉइडेबल हो, तो उस केस में कहीं और पे भी लैंड कर सकते हैं। उस केस में कहीं और पे भी लैंड कर सकते हैं। पर लैंड होते ही तुमको एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है या कस्टम ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, जो भी सबसे नज़दीकी है। और तुमको ध्यान रखना है कि कोई भी बंदा उस एरिया को छोड़ के ना जाए या कोई भी गुड्स अनलोड ना हो। तो तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारे क्रू या पैसेंजर उस विसिनिटी को छोड़े नहीं और गुड्स की भी अनलोडिंग नहीं हो। बट यहाँ एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। बोलता है कि हो सकता है कि जैसे कि आग लग जाए शिप में या एयरक्राफ्ट में, तो उस केस में क्या हो सकता है, तुम थोड़े दूर भी जा सकता है, अनलोडिंग भी हो सकता है और तुम थोड़े दूर भी जा सकते हो शिप और एयरक्राफ्ट से। तो क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बोलता है कि जब भी फर्स्ट टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम कभी भी एयरक्राफ्ट या वेसल आएगा तो सबसे पहले अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन पे आएगा। कहीं और पे भी आ सकता है अगर बैड वेदर, एक्सीडेंट या जेन्युइन अनअवॉइडेबल रीज़न है तो। पर उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, गुड्स का अनलोडिंग नहीं करेंगे और किसी भी पैसेंजर या क्रू को विसिनिटी छोड़ के जाने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन जाने देंगे अगर मामला हेल्थ से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है या तुम्हारा प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। उस केस में तुम छोड़ के थोड़ा सा दूर जाके खड़े हो सकते हो। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी तो था नहीं इसमें। नेक्स्ट अपने क्या थीम था, सबसे पहला थीम क्या, शिप या प्लेन आया। ठीक है, नेक्स्ट थीम अपना क्या था, नेक्स्ट थीम अपना यह था कि एक कागज जमा करेगा। कौन, पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज किसका, वेसल का या एयरक्राफ्ट का या व्हीकल का, जो भी आपकी गाड़ी है, जिससे भी आपका सामान आ रहा है, उसका जो पर्सन इंचार्ज है वो एक चीज़ जमा करेगा। वो क्या जमा करेगा,
अराइवल मैनिफेस्ट। क्या जमा करेगा? अराइवल मैनिफेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट दोनों एक ही बात है। एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में क्या जमा होता है? अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। कब तक जमा होगा? बिफोर अराइवल, यानी गाड़ी आने से पहले, यानी तुम्हारा वेसल और एयरक्राफ्ट आने से पहले आईजीएम जमा कर देना। व्हीकल के केस में क्या जमा होता है? इंपोर्ट रिपोर्ट। चीज एक ही है, नाम अलग है, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आपका इंपोर्ट रिपोर्ट यहाँ जमा देता है व्हीकल के केस में, और व्हीकल के केस में जो इंपोर्ट रिपोर्ट जमा देता है तो कब तक देना है? आफ्टर अराइवल विद इन 12 आवर्स। वहाँ क्या था? बिफोर अराइवल, अराइवल होने से पहले वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में आईजीएम जमा देना है। पर व्हीकल के केस में क्या बोलता है? आफ्टर अराइवल बट विद इन 12 आवर्स, यानी 12 घंटे के अंदर अराइवल होने के तुमको जमा दे देना इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, हर जगह कॉमन पेनल्टी है कस्टम में 50,000 की। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 50,000, नॉट एक्सीडिंग 50,000 हर जगह है। यानी अगर इंपोर्ट रिपोर्ट नहीं दिया, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नहीं दिया, तो भी पेनल्टी कितनी है? नॉट एक्सीडिंग 50,000। ये कॉमन है पूरे कस्टम में, तो आप इसको सिर्फ लर्न कर सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में क्या होगा? अरे उसमें डिटेल्स रहेगी कि तुम कौन से गुड्स लाए हो, और अगर कोई अलग गुड्स है, यानी जिसका सेपरेट डिक्लेरेशन देना। किसका सेपरेट डिक्लेरेशन देना? आर्म्स, एम्यूनिशन, हैजर्डस गुड्स, तो ये सबका सेपरेट डिक्लेरेशन जाता है। तो इसके लिए तुमको सेपरेट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये भी हम अपने शिप में या व्हीकल में या वेसल में लेके आए हैं। क्या आईजीएम को अमेंड किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है अगर कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है तो उस केस में आप बिल्कुल अमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, एक और हम लोग मैनिफेस्ट देते हैं जिसको बोलते हैं पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। ये बिफोर अराइवल दिया जाता है वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में एज इट इज, बट यहाँ पे वेसल के केस में 12 आवर, व्हीकल के केस में 12 आवर वाला क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे आपको अपॉन अराइवल देना है। इसमें क्या डिटेल देना है कि आप कौन कौन से पैसेंजर और क्रू को साथ में लेके आए, उनके नाम एंड डिटेल्स देना है। सिंपल सा, कुछ भी नहीं। अगर नहीं दिया तो 50,000 तक की पेनल्टी है। अब सिर्फ वेसल की बात कर रहा हूँ, हाँ याद रखना, सिर्फ वेसल की बात कर रहा हूँ। सबसे वेसल की मैंने आपको क्या बोला था? जब भी वेसल आएगा तो अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन में आएगा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट देगा, बिफोर अराइवल देगा, एंड पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट देगा। ठीक है, नहीं देगा तो 50,000 तक की पेनल्टी लगेगी। अब वेसल के केस में एक और पॉइंट है, सिर्फ वेसल के केस में, जो कि बोलता है जब आपको एंट्री इनवर्ड मिलेगा तभी आप गुड्स की अनलोडिंग करना। जब आपको एंट्री इनवर्ड मिलेगा तभी आप गुड्स की अनलोडिंग करना। मतलब साफ है, बहुत सिंपल सा है। एंट्री इनवर्ड क्या होता है? एंट्री इनवर्ड एक परमिशन है जो कि वेसल को मिलती है। ये परमिशन कब मिलती है? ये मिलती है जब जगह खाली होती है, और ये परमिशन में क्या लिखा होता है कि आओ गुड्स अनलोड करो, आओ महाराज गुड्स अनलोड करो। क्या? आओ महाराज गुड्स अनलोड करो। ये कब मिलती है? जब जगह खाली होती है। जगह को क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस। क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस। तो जब बर्थ प्लेस अवेलेबल होता है तब कस्टम और जो प्रॉपर ऑफिसर होता है कस्टम का, वो परमिशन देता है कि आओ गुड्स को अनलोड करो। इसको बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। ये सिर्फ वेसल के केस में होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंपोर्ट इंडिया में वेसल के थ्रू ही होता है, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल से बहुत कम होता है, इसीलिए वेसल पे ज़्यादा प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो वो बात की बात है। चलिए पहले इधर आ जाइए। क्या बोला मैंने? जब एंट्री इनवर्ड मिलेगा तभी अनलोडिंग करना, नहीं तो मत करना। और एंट्री इनवर्ड कब मिलता है? जब आईजीएम दे दिए हो तभी। अगर आईजीएम नहीं दिए हो तो एंट्री इनवर्ड नहीं मिलता। अगर कोई जेन्युइन अनअवॉइडेबल रीजन है तब मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी पहले आईजीएम फिर एंट्री इनवर्ड, सीधी सी बात है। ठीक है, एंट्री इनवर्ड किसको एप्लीकेबल नहीं है? एंट्री इनवर्ड के बिना भी अनलोडिंग हो सकता है। एंट्री इनवर्ड के बिना भी अनलोडिंग हो सकता है। कब? मैंने क्या बोला? वेसल को एप्लीकेबल है, यानी व्हीकल और एयरक्राफ्ट को तो एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर व्हीकल और एयरक्राफ्ट से आ रहा है आपका गुड्स तो बिना एंट्री इनवर्ड के अनलोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मेल बैग, बैगेज, पेरिशेबल आइटम, हैजर्डस आइटम, ये सब जो होते हैं इन सब के अनलोडिंग आप कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना एंट्री इनवर्ड के। बिना एंट्री इनवर्ड के आप इसकी अनलोडिंग कर सकते हो। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन पे आएगा, फिर एक कागज जमा करेगा पर्सन इंचार्ज, जिसको हम लोग बोलेंगे आईजीएम या और पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। उसके बाद आपको एंट्री इनवर्ड मिलेगा, आप अनलोडिंग करोगे। आप अनलोडिंग करोगे एक प्रॉपर ऑफिसर के सामने, एक उसी जगह पे जहाँ पे कमिश्नर ने बोला है, कहीं और आप अनलोडिंग नहीं करोगे। और आप वही गुड्स अनलोड करोगे जो आईजीएम में मेंशन है। जो आईजीएम में मेंशन है वही गुड्स अनलोड करोगे। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। अब गुड्स अनलोड होकर थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा कहाँ पे? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास। कहाँ पड़ा रहेगा? कस्टम एरिया में पड़ा रहेगा। और देखो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी जो होती है ना वो अलग होती है,
और कस्टम अलग होता है, ये दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं होता है। कस्टम अप्रूव करता है पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी को कि भैया ठीक है, तुम अपने पास इसको रखो, गुड्स को, सारे चार्जेस तुम लो, हम तुमको इस चीज़ का अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब गुड्स आता है तो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास पड़ा रहता है। जब पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास पड़ा रहता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, गुड्स की। जब तक गुड्स क्लियर नहीं हो जाता है तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का ही होता है, ओके। तो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। पानी पी लेता हूँ। बिना प्रॉपर ऑफिसर के परमिशन के पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी गुड्स का क्लियरेंस होने नहीं देगा, यानी चोरी से माल बिकना नहीं चाहिए, ठीक है। डॉग का माल सुनते होंगे आप बहुत अपने एरिया में भी, तो वो नहीं, अलाउड नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोलता है, एक मस्ट एमसीक्यू यहाँ से निकलता है जो कि आप मिस कर दोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, पीटीए के पास पड़ा रहता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, पीटीए, क्लियर। अगर रिस्पॉन्सिबल हुआ पीटीए तो अगर पिलफरेज मतलब छोटा चोरी, अगर छोटा चोरी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके लिए, पीटीए, करेक्ट। तो उस पर ड्यूटी कौन देगा, ड्यूटी मतलब टैक्स जो है, जो कस्टम ड्यूटी है वो कौन देगा, पीटीए देगा, इंपोर्टर नहीं देगा, क्योंकि इंपोर्टर का गलती थोड़ी है, पीटीए का गलती है, तो पीटीए देगा। तो पीटीए देगा तो किस रेट पे देगा, ये है एमसीक्यू। पीटीए है तो किस रेट पे देगा, वो उस रेट पे देगा, उस दिन के रेट पे देगा जिस दिन आईजीएम फाइल हुआ था। वो किस दिन के रेट पे देगा, जिस दिन आईजीएम फाइल हुआ था। तो इसको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क करके रख लीजिए, जब आप वैल्यूएशन वाला चैप्टर करोगे तो वहां से आपको इसका लिंक लग जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरबोर्न। वाटरबोर्न मतलब क्या होता है, वाटरबोर्न मतलब बहुत सिंपल सी बात होती है, पहले हम लोग इंपोर्ट के सेंस में समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, कभी बड़ी शिप आ जाती है, बहुत बड़ी शिप, जो कस्टम यानी पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी है उसका पोर्ट एरिया है, वहाँ पे वो फिट ही नहीं हो सकती, या पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का जो एरिया वो इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उस शिप के लिए जगह नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी शिप्स भेजते हैं, उसमें गुड्स को लोड करते हैं और फिर गुड्स को इंडिया में ले आते हैं, ठीक है। पोर्ट मतलब कस्टम बैरियर के पास ले आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाटरबोर्न। तो क्या बोलता है कि जब भी वाटरबोर्न करोगे इंपोर्ट के केस में तो ऑलवेज बोट नोट होना चाहिए। बोट नोट क्या है, बोट नोट में लिखा होगा कि ये गुड्स हम इस वाले बड़े शिप से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बोट नोट हमेशा होगा इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट के केस में हमेशा बोट नोट होगा जब भी वाटर बोर्न करेंगे, जब भी वाटर बोर्न करेंगे। एक्सपोर्ट के केस में अब उल्टा समझते हैं, हमको माल यहाँ से बाहर भिजवाना है पर शिप बाहर खड़ी है, थोड़ी दूर खड़ी है, ठीक है, इंडिया में ही है लेकिन थोड़ी दूर खड़ी है, क्योंकि कस्टम बैरियर पूरा जो कस्टम का बैरियर है वो पूरा भरा हुआ है, या वहाँ पे जगह नहीं है, शिप बहुत बड़ी है। तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ से माल लोड करेंगे छोटी शिप में और उसको भेजेंगे बड़ी शिप में, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलता है, अगर शिपिंग बिल क्या होती है, आगे पढ़ेंगे, आगे है कॉन्सेप्ट, डरना मत, अभी सिर्फ समझो कि शिपिंग बिल होती है एक्सपोर्ट के केस में। तो जो अगर शिपिंग बिल होती है ना, अगर शिपिंग बिल है एक्सपोर्ट के केस में तो उस केस में बोट नोट नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर शिपिंग बिल नहीं है तो बोट नोट लगेगा। तो सिंपल है, क्या बोलता है, इंपोर्ट के केस में ऑलवेज बोट नोट होगा, एक्सपोर्ट के केस में अगर शिपिंग बिल नहीं है तो ही बोट नोट होगा, शिपिंग बिल है तो बोट नोट नहीं होगा। इन केस ऑफ वाटरबोर्न, मैं सिर्फ वाटरबोर्न की बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, शिप आई, शिप आने के बाद पर्सन इंचार्ज ने आईजीएम जमा दिया, आईजीएम जमा देने के बाद उसको एंट्री इनवर्ड मिला, एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद जो जगह बोली गई प्रॉपर ऑफिसर के सामने और जो आईजीएम में मेंशन था वही गुड्स अनलोड हुआ। अनलोड होने के बाद पीटीए के पास पड़ा रहा, पीटीए रिस्पॉन्सिबल था, अगर चोरी हो गया तो पीटीए रिस्पॉन्सिबल होगा और उस पर रेट क्या लगेगा, जिस दिन आईजीएम फाइल हुआ था वो वाला रेट लगेगा, क्लियर। वाटरबोर्न के केस में क्या बोला मैंने, अगर इंपोर्ट है तो उस केस में ऑलवेज बोट नोट लगेगा, और अगर एक्सपोर्ट है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट है तो उस केस में अगर शिपिंग बिल है तो बोट नोट नहीं लगेगा, शिपिंग बिल नहीं है तो बोट नोट लगेगा। ये सिर्फ वाटरबोर्न के लिए और किसी के लिए। वाटरबोर्न मतलब छोटी छोटी शिप्स में लोड करके माल को, या तो इंपोर्ट के केस में अगर ऊपर बड़ी वाली शिप में पहुंचा रहे, एक्सपोर्ट के केस में बड़ी वाली शिप से कस्टम बैरियर तक लेके आ रहे हैं, सिंपल। देखो फर्स्ट पार्ट जो था ना वो पर्सन इंचार्ज एंड पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी से डील करता था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना वो इंपोर्टर से डील करता है। अब इंपोर्टर की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अब क्या जिम्मेदारी, चलिए देखते हैं। गुड्स आया, ठीक है, आईजीएम फाइल हुआ, एंट्री इनवर्ड मिला, गुड्स अनलोड हो गया, पीटीए के पास पड़ा था। अब इंपोर्टर दौड़ के आएगा, इंपोर्टर आएगा दौड़ के और वो बिल ऑफ एंट्री जमा देगा। क्या देगा, बिल ऑफ एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकदम दिमाग में रख लीजिए आप लोग, आगे बहुत काम आने वाला है। तो बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री कुछ नहीं होती है, बस एक एप्लीकेशन होता है जो इंपोर्टर देता है कस्टम अथॉरिटी को कि ये मेरा गुड्स आया, इसका असेसमेंट कर दो और इसको क्लियर कर दो,
इसका असेसमेंट कर दो, इसको क्लियर कर दो। कहाँ से? कस्टम एरिया से। भैया कस्टम एरिया से हटाओ। हटा के क्या करेंगे? दो ऑप्शन होता है, या तो घर लेके जाएंगे या तो वेयर हाउस करेंगे। या तो घर लेके जाएंगे या तो वेयर हाउस करेंगे। घर लेके जाएंगे मतलब क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन बोलते हैं, यानी ड्यूटी दिया, घर लेके चला गया। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग मतलब सिंपल से होता है कि अभी मेरे पास ड्यूटी देने के पैसे नहीं, तो हम क्या करेंगे? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करेंगे, ठीक है, और एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे कि अभी तो हम नहीं दे पाएंगे, थोड़े दिन के लिए इसको वेयर हाउस में रख दो, जब मेरे पास पैसे आएंगे, यानी जो भी मैंने उसमें टाइम डिसाइड किया, 1 महीना 2 महीना जो भी है, तो उतने दिन के बाद हम आएंगे, गुड्स को छुड़वाएंगे, ड्यूटी देंगे, गुड्स लेके चले जाएंगे वेयर हाउस से। सिंपल। तो उस केस में होम कंजम्पशन कहाँ फाइल होगा? वो 2 महीने बाद, जब हम गुड्स पे ड्यूटी देने के बाद उसको छुड़वा देंगे। बिल ऑफ एंट्री क्या है? बिल ऑफ एंट्री एक एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन में क्या होता है, इंपोर्टर बोलता है कि ये मेरा गुड्स है, इसको एसेस कर दो, इसको क्लियर कर दो कस्टम एरिया से। अब कितने टाइप के बिल ऑफ एंट्री होता है? सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री होता है फॉर होम कंजम्पशन, यानी गुड्स आया, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, लेके घर चला गया। दूसरा होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, बताया था ना, उसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें क्या बोलते हैं? गुड्स को भरो और वेयर हाउस में रख दो, जब ड्यूटी दूंगा तब गुड्स को क्लियर कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, यानी इनटू बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है, इनटू बॉन्ड। और फिर एक होती है बिल ऑफ एंट्री आपकी सेक्शन 68 की। लर्न करना है? बिल्कुल लर्न करना है। ये वाला बिल ऑफ एंट्री का क्या सेक्शन है? 46। ये क्या है? 68। तो ये 68 का सेक्शन आपको लर्न करना है। इसमें बोलता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यानी जब वेयर हाउस से क्लियर करवाएंगे होम कंजम्पशन के लिए, जब वेयर हाउस से क्लियर करवाएंगे होम कंजम्पशन के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो कितने टाइप के बिल ऑफ एंट्री है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री एंड एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सेक्शन नंबर 68 अब सिलेबस में नहीं है आपके, फाइनल के और इंटर के भी, कस्टम के, तो वो एक्सक्लूड हो चुका है। बिल ऑफ एंट्री आपको कब तक जमा देनी है? बिल ऑफ एंट्री आपको जमा देनी है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नेक्स्ट डे ऑफ अराइवल ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट या व्हीकल जो भी है आपका। तो उस केस में मैंने क्या बोला आपको? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नेक्स्ट डे, यानी अगर मान लीजिए आपका थर्सडे आया तो फ्राइडे खत्म होने से पहले आपको बिल ऑफ एंट्री जमा दे देनी है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, यानी अगर फ्राइडे आपकी गाड़ी आई तो उस केस में आपको कब देना है? सैटरडे संडे छोड़ के, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, तो मंडे खत्म होने से पहले आपको बिल ऑफ एंट्री जमा दे देनी है। तो मैंने क्या बोला? बिल ऑफ एंट्री आपको जमा दे देना बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नेक्स्ट डे एक्सक्लूडिंग दी हॉलीडे ऑफ अराइवल ऑफ वेसल, यानी जब भी आपका वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल आया उसके नेक्स्ट डे खत्म होने से पहले बिल ऑफ एंट्री दे देना, पर अगर हॉलीडे है तो उसको एक्सक्लूड कर देना। फॉर एग्जांपल सैटरडे आया तो मंडे खत्म होने से पहले आपको देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, हम लोग का नहीं। क्या प्रायर बिल ऑफ एंट्री दी जा सकती है? आईजीएम देने से पहले भी बिल ऑफ एंट्री दी जा सकती है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आईजीएम होता है, फिर एंट्री इनवर्ड मिलता है, फिर गुड्स अनलोड होता है, फिर बिल ऑफ एंट्री होता है। यहाँ क्या बोला? सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया। बोलता है गाड़ी और आईजीएम देने से पहले बिल ऑफ एंट्री दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं, प्रोवाइडेड 30 दिन के अंदर आपकी गाड़ी आ जानी चाहिए। प्रोवाइडेड 30 दिन के अंदर आपकी गाड़ी आ जानी चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर गाड़ी नहीं आई तो वो इनवैलिड बिल ऑफ एंट्री हो जाएगा। आपको वापस से गाड़ी आने के बाद उसके नेक्स्ट डे खत्म होने से पहले बिल ऑफ एंट्री फिर से देना पड़ेगा, अगर 30 दिन के बाद आपकी गाड़ी आई। और 30 दिन के अंदर आ गई तो फिर आपका तो ऑलरेडी प्रायर बिल ऑफ एंट्री जमा दिया हुआ है। कूल। क्या बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन से वेयर हाउसिंग में जा सकते हैं, या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग से बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन में जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। 2 कंडीशन, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए और जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए और जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। देखो, बिल ऑफ एंट्री के साथ ना इंपोर्टर को एक थप्पा लगाना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री के साथ इंपोर्टर को एक थप्पा लगाना पड़ेगा। क्या होगा उसमें बोलता है कि एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने जमा दिया वो वैलिड एंड ऑथेंटिक है, ठीक है। और कंप्लायंस ऑफ एनी प्रोहिबिशन अंडर दिस एक्ट या एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि कोई भी एक्ट में कोई भी प्रोहिबिशन है तो उसको मैंने कंप्लाई किया। फॉर एग्जांपल, एकदम एग्जांपल है, रियल नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर गन को लाना प्रोहिबिटेड है AK-47, अगर हम AK-47 नहीं लाएंगे, इस चीज़ को हम कंप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑफ प्रोहिबिशन अंडर दिस एक्ट। या कोई और एक्ट अगर किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो उसको भी हम कंप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लायंस ऑफ प्रोहिबिशन। क्या हुआ? शिप आया, आईजीएम दिया, एंट्री इनवर्ड हुआ, गुड्स अनलोड हुआ, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री भी जमा हो गई, वो भी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द नेक्स्ट डे ऑफ अपॉन अराइवल ऑफ वेसल। अब क्या होगा? अब जो है होम कंजम्पशन के लिए गुड्स क्या मान लीजिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो सारे कागज पत्र चेक करेगा, प्रॉपर ऑफिसर सारे कागज पत्र चेक करेगा और देखेगा कि गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होना चाहिए
और उसमें जो भी ड्यूटीज़ एंड चार्जेस वगैरह वो सब पे हो जाना चाहिए। गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होना चाहिए और जो भी ड्यूटी एंड चार्जेस है वो पे हो जाना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको परमिशन देगा कि गुड्स को क्लियर कर लो फॉर होम कंजम्पशन। उस केस में आपको परमिशन देगा कि गुड्स को क्लियर कर लो फॉर होम कंजम्पशन, नॉट वेयर हाउसिंग, फॉर होम कंजम्पशन। ओके, यानी गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स जाना चाहिए, ड्यूटी पे हो जाना चाहिए, सारे चार्जेस पे हो जाना चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर कागज पत्र चेक करेगा, वो सेटिस्फाइड होगा तो उसके बाद वो परमिशन देगा कि जाओ गुड्स को क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कर लो, क्लियर फॉर होम कंजम्पशन कर लो। ओके कूल, यहाँ पे आपका इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंपोर्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि गुड्स को क्लियर कर लिया ना होम कंजम्पशन के लिए। अब क्या बचा, खत्म इंपोर्ट। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर गुड्स आपकी अनलोड हो गई और आपने अगर 30 दिन के अंदर गुड्स को क्लियर नहीं किया, 30 दिन के अंदर गुड्स क्लियर नहीं किया, अनलोडिंग होने के बाद भी और बिल ऑफ एंट्री भी जमा नहीं दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका गुड्स को सेल कर देंगे। उस केस में आपको गुड्स को सेल कर देंगे। कौन सेल करेगा, पीटीए सेल करेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पीटीए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेल कौन करेगा, पीटीए करेगा। लेकिन जब आपको गुड्स सेल करेगा ना, तो उसके पहले आपको एक प्रायर नोटिस देगा और प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन लेगा। आपको प्रायर नोटिस देगा, प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन लेगा। 30 दिन के अंदर अगर आपने गुड्स ने क्लियर नहीं किया तो आपका गुड्स को सेल कर देगा, तो आपके गुड्स को सेल कर देगा। अच्छा, तो इसमें एक पॉइंट है कि अगर एनिमल है, परिशेबल आइटम है, हैजर्डस गुड्स है, तो वो 30 दिन के पहले कभी भी सेल किया जा सकता है। 30 दिन के पहले कभी भी सेल किया जा सकता है। और अगर आर्म्स, एम्यूनिशन यानी AK-47 गन्स वगैरह, बारूद वगैरह, तो उस केस में क्या होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वैसे ही उसको तुमको सेल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से तुम किसी को भी जाके बेच दोगे, वैसे नहीं होगा वो। एक क्विक रिविजन, सबसे पहले गाड़ी आई, गाड़ी आने के बाद अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन पाई, उसने इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट दिया, एंट्री इनवर्ड मिला, गुड्स अनलोड हुआ, पीटीए के पास रहा, बिल ऑफ एंट्री आई। बिल ऑफ एंट्री कब तक आ सकती है, गाड़ी आने के नेक्स्ट डे एक्सपायर होने से पहले तक बिल ऑफ एंट्री तुमको दे देनी है, इंपोर्टर देगा। तो बिल ऑफ एंट्री आई, बिल ऑफ एंट्री के बाद क्या होगा, सारे कागज पत्र चेक करेंगे और देखेंगे प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं और सारे ड्यूटी पे कर दिया गया है। तो फिर क्या करेंगे, गुड्स को बोलेंगे अनलोड करो, और सॉरी गुड्स को बोलेंगे क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन करो, क्लियर फॉर होम कंजम्पशन करो। क्लियर खत्म, यहाँ पे इंपोर्ट खत्म हो जाएगा। और 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं किया तो पीटीए कभी भी तुम्हारे माल को बेच सकता है। अगर पेरिशेबल एनिमल वाला गुड्स है और अदर गुड्स के लिए 30 दिन एक्सपायर होने के बाद तुमको नोटिस देगा, प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेगा और तुम्हारे गुड्स को बेच देगा। तो यहाँ खत्म होता है अपना इंपोर्ट प्रोसीजर। अब अपने चलते एक्सपोर्ट प्रोसीजर की तरफ। अब अपने करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट। बहुत सिंपल है ये, तो उससे भी ज़्यादा ईजी है इंपोर्ट से भी। क्या होता है, देखो, अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले गाड़ी आएगी या सबसे पहले आप माल लेकर पहुंचोगे? सबसे पहले आप माल लेकर पहुंचोगे ना, फिर उसको लोड करोगे, फिर गाड़ी में बैठाओगे और गाड़ी को बोलोगे टाटा बाय बाय, एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस केस में सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा, एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, यहाँ पे एक्सपोर्टर जो है वो आएगा, वो शिपिंग बिल देगा। अब शिपिंग बिल क्या होती है, जैसे बिल ऑफ एंट्री थी ना, इसी तरह शिपिंग बिल है, उसमें वो मेंशन होगा कि ये मेरा गुड्स है, इसको हमको इस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, शिपिंग बिल देगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, अगर वेसल और एयरक्राफ्ट है तो शिपिंग बिल, अगर आपका व्हीकल है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट। सेम चीज़ है, नाम अलग है, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो क्या बोलता है, शिपिंग बिल जमा देगा इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट, एंड व्हीकल के केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट देगा। इसमें ये मेंशन करेगा ये गुड्स है, ये कंट्री में मेरे को इसको भेजना है, ये प्राइस है, ये ड्यूटी है, अगर है तो। चूंकि जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी होती नहीं है, बहुत कम चीज़ों में होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहता है गवर्नमेंट, ताकि फॉरेन डॉलर्स इंडिया में आ जाए। ओके, तो इसमें भी सेम चीज़ है, थप्पा लगाना पड़ेगा, जैसे बिल ऑफ एंट्री में था, शिपिंग बिल में भी आपको थप्पा लगाना पड़ेगा। क्या चीज़ का, कि एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड एंड वैलिड है तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स, और हम सारे प्रोहिबिशन का कंप्लायंस करते हैं, हम सारे प्रोहिबिशन का कंप्लायंस करते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल दोनों में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, शिपिंग बिल मैंने फाइल की, शिपिंग बिल में मैंने लिखा ये गुड्स है, इस कंट्री में भेजना है, अगर कोई ड्यूटी है तो ये है, वगैरह वगैरह। शिपिंग बिल देने के बाद क्या होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है कस्टम का, वो शिपिंग बिल चेक करेगा। शिपिंग बिल चेक किया, आधा कागज पत्र चेक किया, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि गुड्स दैट इज एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट आर नॉट प्रोहिबिटेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड इफ एनी, या कोई भी चार्ज है वो भी पे किया, तो वो क्या बोलेगा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब क्या, तो जाओ लोडिंग करो, जाओ लोडिंग करो, लोड करो वेसल में और भेजो। तो मैंने क्या बोला, तो सबसे पहले देखेगा कि सारे कागज पत्र सही है, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ जो गुड्स है वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है और कोई भी ड्यूटी और चार्जेस है तो वो पे हो चुका है, तो उस केस में ऐसा होगा। और उसके बाद वो बोलेगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जाओ एक्सपोर्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे एंट्री इनवर्ड था ना, वैसे एंट्री आउटवर्ड भी है। तो एंट्री इनवर्ड क्या था, परमिशन फॉर लोड अनलोडिंग, परमिशन फॉर अनलोडिंग। तो एंट्री आउटवर्ड क्या, परमिशन फॉर लोडिंग, सिंपल, बस उसका अपोजिट। तो ये कब मिलता है, जब बर्थ प्लेस अवेलेबल होता है, परमिशन है टू लोड द
गुड्स इन दी वेसल, जब तक एंट्री आउटवर्ड नहीं मिलेगा गुड्स नहीं लोड होंगे तुम्हारे वेसल में। ओके, सिंपल है, सेम जो वहाँ फंडा था इंटीग्रेटेड का वही है। अच्छा, ये एप्लीकेबल किसको? सिर्फ वेसल को। किसको एप्लीकेबल नहीं है? व्हीकल और एयरक्राफ्ट को। किसको एप्लीकेबल नहीं है? व्हीकल और एयरक्राफ्ट को। ओके, सिर्फ वही गुड्स लोड होंगी जो शिपिंग बिल में मेंशन्ड है और जो ड्यूली पास बाय प्रॉपर ऑफिसर है। जो शिपिंग बिल में मेंशन्ड है, ड्यूली पास बाय प्रॉपर ऑफिसर है, सिर्फ वही गुड्स लोड होगी। लोड कब होगी? एंट्री आउटवर्ड मिलने के बाद ऑब्वियसली, चूंकि जब तक एंट्री आउटवर्ड नहीं मिलेगा तो लोड नहीं हो सकता है। एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर उसके पहले, उसके बिना तो होगा ही नहीं। तो क्या बोलता है? शिपिंग बिल फाइल हुआ, फिर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, फिर एंट्री आउटवर्ड मिलेगा, फिर गुड्स लोड होंगे। सिर्फ वही गुड्स लोड होंगे जो शिपिंग बिल में मेंशन्ड है और जो ड्यूली पास बाय प्रॉपर ऑफिसर, जो ड्यूली पास बाय प्रॉपर ऑफिसर है। ठीक है, जैसे वहां पे अपने पढ़े थे ना आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट जिसको बोलते हैं, और एक्सपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और व्हीकल के केस में एक्सपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, या डिपार्चर मैनिफेस्ट भी बोलते हैं, जैसे वहाँ पे अराइवल मैनिफेस्ट बोलते थे। तो ये जमा देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये जमा नहीं देगा पर्सन इंचार्ज, तब तक वो गुड्स को लेके नहीं जा सकता है। जब तक वो कन्वेंस उसका डिपार्चर नहीं होगा, तब तक उसका कन्वेंस डिपार्चर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और बोलता है, देखो ये ना एक्चुअली स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए सारे पॉइंट लेके गए। अगर तुमको अब भी बाहर जाना है, यानी कि तुम्हारे डिपार्चर तभी हो पाएगा जब तुम इन क्वेश्चनों के जवाब दोगे। जब तुम इन क्वेश्चनों के जवाब दोगे तभी तुम डिपार्चर कर सकते हो, नहीं तो तुम डिपार्चर नहीं कर सकते हो। क्या है वो क्वेश्चन? आइए देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्या तुमने ईजीएम के प्रोविजन को पालन किया? ईजीएम क्या होता है? एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, अभी जस्ट पढ़ा था। क्या उसको कंप्लाई किया? सारी ड्यूटीज दे दिया, सारे टैक्सेस दे दिया, कोई पेनल्टी नहीं है ना, अगर है तो दे दिया। और बोलता है कि अगर कोई ऐसा गुड्स है जो कि तुम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ है और तुमने उसको लोड कर लिया, तो या तो उसको अनलोड करो, या उसको अनलोड नहीं कर सकते किसी कारणवश, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुड्स है, उसको अनलोड नहीं किया जा सकता है। तो बोलता है बॉन्ड एग्जीक्यूट करो कि जब वापस आओगे तो गुड्स को इंडिया वापस लेते हुए आओगे। तो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, जब वापस आओगे तो उस गुड्स को इंडिया वापस लेते हुए आओगे। तो ये सारे के जब तुम आंसर दे दोगे उसके बाद ही तुमको डिपार्चर ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद ही तुमको डिपार्चर ऑर्डर मिलेगा, तभी तुम डिपार्चर कर पाओगे। प्लस ईजीएम तो देना ही है, और इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि ईजीएम का प्रोविजन को तुमको कंप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है, एक्सपोर्ट से सबसे ईजी है। सबसे पहले क्या होगा? शिपिंग बिल आएगा, शिपिंग बिल में थप्पा लगाएगा एक्सपोर्टर जो भी पॉइंट्स है। उसके बाद वो चेक करेगा प्रॉपर ऑफिसर और देखेगा प्रोहिबिटेड नहीं है और ड्यूटी दे दिया, तो बोलेगा ठीक है जाओ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। फिर क्या होता है? एंट्री आउटवर्ड मिलता है। एंट्री आउटवर्ड मिलने के बाद सिर्फ वही गुड्स लोड होता है जो तुम्हारा शिपिंग बिल में मेंशन है, ड्यूली पास बाय प्रॉपर ऑफिसर है। और उसके बाद क्या करेगा? तुम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट जमा दोगे, या एक्सपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल जमा दोगे। और उसके बाद तुमको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे क्वेश्चन के तुम आंसर दे देना, तो तुमको डिपार्चर ऑर्डर मिल जाएगा। और फिर तुम अपना कन्वेंस लेके चले जाना। और इस तरह आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत इजी चैप्टर, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक भी कर दो। और टेलीग्राम में जुड़े रहना, क्योंकि हम लोग आईडीटी चैलेंजर सीरीज फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरे को कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं आपके सारे डाउट्स। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एक और है सेक्शन 51A, वो आप रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स काफ़ी बारीक से बनाए हुए हैं। थैंक यू। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, थोड़े दिन बाद गूगल ड्राइव की लिंक में भी दे दूंगा। ओके, बाय बाय।